बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपया जो है वो स्लाइड करने का तो हम सुनते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है फ्री फॉल है। और 240 लोग कहते हैं कि अगर चलता रहे और कुछ ना हो 300 तक जा सकता है। अजीब चीज़ है, जो चीज़ें खरीदनी है वो महंगी, जिसने खरीदनी है करेंसी ने पैसा जिसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं वो ज़मीन बोस होता जा रहा है। तो चीज़ें हाथ से दोनों एंड से जो रस्सियां पकड़ी होती हैं वो लगता है कि जैसे हाथ से निकलता जा रहा है, और कोई प्रॉम्प्ट एक्शन भी हमें नज़र नहीं आता है इसके ऊपर कि कोई लेता हो। और जो बेसिक वजह है मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इसकी एक्चुअल टेक्निकल और एक्चुअल डायनामिज्म इसमें है क्या, एक दफ़ा फिर हम बजाय इसके कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, हम एक्सपर्ट से बात करते हैं। डॉक्टर साजिद अमीन साहब, वेरी वार्म वेलकम। हमें स्ट्रेट अवे बताएं थोड़ा सा, इस पे फिर बात करते हैं आगे। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल दो बड़े अहम पॉइंट आपने जो उसमें रखे हैं ना, कि एक तो शायद हमें मैनेज करना नहीं आ रहा और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये दोनों ही बड़े वैलिड हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोग शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो फैक्ट है, जो मुझे लगता है एक बड़ा अहम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस रुपये में, कि पाकिस्तान में चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये जो मार्केट है, वो फुली फ्लोट एक्सचेंज रेट की आदी नहीं है। हाँ, नहीं हम हमेशा से मैनेज करते रहे हैं, हम ट्रेंड हैं मैनेजमेंट के लिए, हम ट्रेंड हैं इंटरवेंशंस के लिए। और इसी तरह जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमेशा से ये रही हैं कि जो ही रुपया थोड़ा सा ज़रा हिले चलेगा तो जो कोई ना कोई जो स्टेट बैंक है या कोई और जो है वो आके उसमें जो इंटरवीन है वो कर देगा उसमें। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है एक पैनिक का एक एडेड जो जो इम्पैक्ट है वो आया हुआ है, कि हम आदी नहीं हैं इस चीज़ के। और इसी तरह स्टेट बैंक को अगर आप देखें तो वो कम्युनिकेशन तो हो रही है। अगर आप देखें जो मौजूदा एक्टिंग गवर्नर है उन्होंने लिखा है पिछले 2-3 दिन कि भाई हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने लोग समझ रहे हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन है, एक टाइमली और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उसका होना बहुत ज़रूरी है इस एक्सचेंज रेट की एक्सपेक्टेशंस को खासकर मैनेज करने के लिए। तो ये मुझे लगता है सबसे अहम पॉइंट था, जो बहुत सारी जगहों पे किसी जगह पे डिस्कशन नहीं हो रही। हम आदी नहीं हैं इस चीज़ के, जो कि इसको एक एडेड पैनिक जो है वो इसके अंदर ला रहा है। लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन, मुझे लगता है जो सबसे अहम रीज़न इस वक्त है वो आपने खुद ही हाईलाइट कर दी, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का होना है या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का होना है। और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अब बहुत हद तक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में ट्रांसफ़र हो रही है। मसलन बहुत सारे लोगों की ये तवक्को थी कि IMF का प्रोग्राम आएगा, तो जो रुपया है, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, कि रुपया किसी हद तक स्टेबल होगा, और ठीक बात भी है वो, और एग्जैक्टली ये बात बनती भी थी। लेकिन जब मामलात यहाँ तक हो जाएं कि यार IMF के प्रोग्राम का बनेगा क्या, आपके यहाँ इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो जाए, इंस्टेबिलिटी हो जाए कि मार्केट को ये तक क्लियर ना हो, नंबर 1 कि IMF का प्रोग्राम का क्या बनेगा, कब आएगा, अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कब स्टार्ट होगा, कब वो ट्रांच हमें मिलेगी उसमें। तो एक तो ये है। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है इस वक्त जो रुपए के ऊपर प्रेशर डाल रहा है मार्केट के अंदर, वो ये है कि IMF के प्रोग्राम की कितनी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी। क्योंकि उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, उसके पास आपका एक इकोनॉमिक विजन का, पॉलिसी का होना ज़रूरी है, एक अग्रीमेंट जो है होना ज़रूरी है। तो जब जो एक सिटिंग गवर्नमेंट है वो इतने प्रेशर में है, इतनी इंस्टेबिलिटी और अनसर्टन माहौल में है, कि जब वो खुद भी हेजिटेट कर रही हो उन पॉलिसी एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मार्केट के अंदर ये पैनिक है कि अगर IMF का प्रोग्राम आ भी जाता है तो क्या वो इम्प्लीमेंट होगा, कैसे होगा। सो अच्छा, ये बताएं कि तो दूसरा फैक्टर ये था। हाँ, दो और फैक्टर्स जो मुझे लगता है इसमें वो आ रहे हैं। अगेन एक जो डोमेस्टिक फैक्टर है वो हमारे डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स है। और हम एक चीज़ होती है जिसको हम उसमें केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट, जो कैटलाइजर्स होते हैं। होता बेसिकली ये है कि जब आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी वीक हों, फॉरेक्स भी आपके बहुत कम हो गए, जैसे हमारे पास 4 से 5 वीक का कवर है इंपोर्ट्स का, बट उस टाइम पे जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी आ जाए तो वो उस इम्पैक्ट को मैग्नीफाई कर देती है। तो हमारे जो वीक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का जो इम्पैक्ट है वो मैग्नीफाई होकर रुपए के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, बिकॉज ऑफ ए वेरी हायर अनसर्टेनिटी, जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो आई हुई है। और चौथा और जो मुझे लगता है बड़ा अहम फैक्टर है जो रुपए के ऊपर प्रेशर है, वो ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर है। हमारा कह लें कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली के रुपए का जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एक्सचेंज में जब भी आता है वो डॉलर के साथ है। डॉलर से हाँ, मेनली।
और जो मेनली क्या बास्केट तो है ही नहीं, फेड की बास्केट तो मेंटेन नहीं हाँ किया हम हुआ। कर रहे नहीं उसको, तो डॉलर के ऊपर ही हमारा मेन जो उसमें है। तो जो फेड की जो रेट हाइक्स हैं उसकी वजह से जो एक ग्लोबल स्ट्रेंथनिंग आई है डॉलर में, तो दिस इज एन एडेड प्रेशर ऑन रुपी। तो इन चारों चीजों को मिलके, बट इन सबको कैटलाइज कर रही है ये पॉलिटिकल अनसर्टेन एनवायरनमेंट। अभी तक नहीं पता है कि आगे क्या होगा, इलेक्शंस अगर कब हो आपकी रहे हैं, ये बात सारी को चीजें। मैं बिल्कुल छोटा सम अप करके दूं तो आप ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, ये डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, जो देखिए मर्जी हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो है हमारे यहाँ, नहीं, लेकिन लेकिन 4 वीक का हाँ जो मैं उसी कवर तरफ है आ वो तो फ्लोटिंग कवर है ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ दूसरा एग्जैक्टली। एक और मैं आपसे, या इसके बाद पूछ लूं, आप बात कर लें तो। दूसरा क्विक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जो अब फ्री फ्लोट की या पैक की बात कर रहे हैं, पैसे कहाँ हैं जो हम इसको मैनेज करेंगे? हाँ ये डॉलर डिस्कशन है हो ही रही है, नहीं। बट लेट डार मी साहब के स्टार्ट। दौर में तो वो 22, 23, 32 बिलियन हम कहते हैं उन्होंने मार्केट में फेंका, तो वो मैनेज रहा ना। अब तो है ही नहीं पैसे, जहर खाने के वो तो कहते हैं नहीं है पैसे। लेकिन तीन तीन बुनियादी सवाल हैं आपके उसमें। पहला तो ये है कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है या नहीं, वो एक्चुअली है, इसीलिए हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, हमारा वो है। वो ग्रेजुअली ठीक हो रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट हमने खराब कर मार्च अप्रैल में उसको ख़राब किया, जो हमने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया पेट्रोल प्राइस फ्रीजिंग का और रेनेज करने का। आईएमएफ के प्रोग्राम से कमिटमेंट्स को हमने पीछे हटे, उसका बड़ा इम्पैक्ट उसमें आया जो अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि उस क्राइसिस को या जो भी उसका इम्पैक्ट था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एक मैग्नीफाई हो रहा है इस पॉलिटिकल अनसर्टेन एनवायरनमेंट की वजह से। आप एज्यूम करें कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होती जिसके पास 4-5 माह का टाइम होता, आईएमएफ का यही प्रोग्राम होता, इतने ही रिजर्व होते, तो रुपए के ऊपर प्रेशर बहुत कम होता बनिस्बत जो आज है, जिस तरह से वो बिल्कुल हर दिन में 3-4-5 रुपए गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। हम इससे बुरे हालात में रहे हुए हैं, बट तो एक तो ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको कर रही है, मैग्नीफाई कर रही है उस इम्पैक्ट को। नंबर 2 जो आपने कहा कि हम पेग करेंगे या नहीं, देखिए मुझे लगता है हमारी असल बुनियादी खराबी की जो जड़ है ना, वो है ही वो पेगिंग जो काइंड कभी ऑफ, की जो है। हमने कोशिश की है, हमने ओवर वैल्यू रखने की जो कोशिश की है, हम असल में उसी की सजा जो है वो भुगत रहे हैं। जैसे आपने कहा कि इसाक डार साहब के दौर में ये हुआ, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया? हमने कर्जा लिया, हमने फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया आर्टिफिशियली, हमने उन फॉरेन रिजर्व्स को डाल दिया मार्केट के अंदर रुपए को मसनूई तौर पे मजबूत रखने के लिए। जब फॉरेक्स बहुत कम रह गए, हमारे पास मजीद स्पेस नहीं रही फाइनेंस करने की, तो हमने रुपए को गिरने दिया, रुपया फोर्सफुली गिर गया और साथ ही साथ हमें आईएमएफ के पास भी जाना पड़ा और उसके साथ-साथ फिर हमें वो जो हाई इंटरेस्ट रेट और सारी उन पॉलिसीज़ की तरफ जाना पड़ा। तो एक तो मुझे लगता है कि रुपए में हमें कभी भी ओवर वैल्यूएशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसकी जो कॉस्ट है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत हाई होती हैं और बिल्कुल। आज वही हम भुगत रहे हैं, उसी का एक ये इम्पैक्ट है। दूसरा जे एग्ज़ैक्टली आप सही कह रहे हैं, तीसरा कि हमारे पास इस वक़्त रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि हम रुपए को अ, पैक कर सके, पेग इज़ स्ट्रॉन्ग वर्ड, कि हम उसको अवॉइड कर सकें या उसकी एक्चुअल वैल्यू से ऊपर स्लाइड को स्लो कर सके। कर सकें। हाँ, उसके 2 तरीके हैं स्लाइड को जो स्लो करने के। नंबर 1 जो हमारे कंट्रोल में है, नंबर 1 इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमें पॉलिटिकल कंसेंसस के ज़रिए किसी भी इकोनॉमिक कंसेंसस पे जो मिनिमम के इकोनॉमिक एजेंडा है, उसके ज़रिए हम अगर मार्केट को ये मैसेज दे सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन इकोनॉमी, तो ये बहुत हद तक जो है उसमें रहेगा। दूसरा मुझे लगता है उसमें सबसे जो बड़ा रोल है और जो शॉर्ट टर्म इमीडिएटली है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है कि वो एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करता है। उसमें एक बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये अच्छी एक मेजर है कि गवर्नर साहब ने, जो एक्टिंग गवर्नर हैं, उन्होंने मज़मून लिखा, इसके ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट मुझे लगता है हमें थोड़ा-सा इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत सेमिनार है करवाने उसमें। चाहिए थे। आप एक डिस्कशन में आएँ, एक कन्वे करें, ग्रेजुअली आपका सिस्टमैटिक मैकेनिज़्म होना चाहिए, जो मार्केट को कॉन्फिडेंस में ले कि ये जो फॉल आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है और हमारे अंदर कैसे इसकी कैपेसिटी है, इसको मैनेज करने की, उन चीज़ों की। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जो जो जहाँ पे हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम भी रुका हुआ है, गो कि वो एड हॉक सॉल्यूशन है। बट हमें अपने जो फॉरेक्स हैं, उनको किसी न किसी तरह अपग्रेड जो है वो करना होगा, उनको बढ़ाना होगा। वो तो तो इन तीन जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं मिलकर दोस्तों के साथ, उन्होंने तो कहा है कि ठीक है पैसे ले जाएं, पर आईएमएफ के साथ आप करें तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर डिवीजन्स हैं पार्टीज में रूलिंग में, तो वो तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, या इंस्टेबिलिटी भी नहीं कहना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक अपने फ्यूचर के बारे में, चाहे
फारिग ही हो जाएंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी उस वक्त तक, तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, ये मेरी फील्ड भी नहीं है और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, ये पॉलिटिशियंस का काम है, ये पॉलिटिशियंस को करने दिया जाए। किस तरह स्टेबिलिटी आनी चाहिए? बुनियादी ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप कि क्या समझते हैं? देखें उसमें अगेन एक आपका जो क्वेश्चन है उसका एक काउंटर क्वेश्चन जो डिस्कशन चल रही है कि क्या ये इंश्योर है कि इलेक्शंस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले हाँ, आएंगे? नहीं, पाकिस्तान में ऐसी ये तो नहीं जनरली कोई एविडेंस नहीं है। सो मेरा बुनियादी ये है कि ये सवाल हम पॉलिटिशियंस पे पे ही छोड़ छोड़ते दें। हैं कि वो कैसे करते हैं। हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो इमीडिएट हो सकता है, जैसे हम बार-बार ये कह रहे हैं, जिसमें एसडीपीआई ने बड़ा हमेशा से लीड ली है, कि जो आपका एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा है, उस पे उसपे हटाया हमें जाए। एग्री और क्लैरिटी देनी चाहिए मार्केट को और आईएमएफ को कि ये जो इकोनॉमिक एजेंडा है, हम इसके ऊपर इकट्ठे हैं, चाहे कोई भी पार्टी मरकज़ में है, चाहे कोई भी पार्टी सेंटर में है या प्रोविंसेस में है, चाहे इलेक्शन अब होते हैं या डिले होते हैं, जब भी होते हैं, हम जब तक एक इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाएँगे, मौजूदा हालात में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये मुझे लगता है कि एम्प्लीफाई जो है वो होती रहेगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि इवन आईएमएफ का प्रोग्राम आने के बाद भी मुझे लगता है कि रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो 2 से 3 वजहों से जो है वो रहेगा। दो एक नंबर एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि हाँ, जो वो तो फेड की रहेंगे। टाइटनिंग है वो जारी रहेगी और स्ट्रेंथनिंग जो डॉलर है ग्लोबल वो रहेगी और वो रुपए के ऊपर जो प्रेशर है उसका वो आता रहेगा उसमें। इंटरनल फैक्टर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी जो अभी एक आउटलुक नज़र आता है वो लगता है ये अभी प्रिवेल करेगी थोड़ी देर तक। और ये उसको जो एक बेनिफिट हो सकता था हमें आईएमएफ गेन से, जो वो थोड़ा-सा करेंसी की एक्सपेक्टेशंस को, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज़ कर सकता था, वो शायद उस हद तक नहीं कर पाएगा और रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। इसी तरह जो हमारे फॉरेक्स हैं, हमारी अगर आप जून का भी देखें जो डेफ़िसिट आया है हमारा, तो वो कोई $2.3 बिलियन के करीब है जो हमारा जून का डेफ़िसिट है। तो अगेन वो प्रेशर जो है वो उसके ऊपर रहेगा। हाँ, ये थोड़ा-सा ईज़ आउट होगा ग्रेजुअली क्योंकि हम अगले में हाँ, क्योंकि क्वार्टर हम में। हाँ, उसकी एक बुनियादी जो वजह है वो एक तो ग्लोबल रिसेशन है। अगर एक रिसेशन स्टार्ट होता है तो वो ज़ाहिर है वो डिमांड फैक्टर्स और वो सारी चीज़ों से मिला के वो एक थोड़ा-सा ईज़ आउट होगा। ऑयल प्राइसेज़ की वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो किसी हद तक सेटल हो सकता है। तो वो उसके ऊपर एक जो है वो आएगा। इसी तरह हम अगर हमारा डेटा देखें शुरू से, वो जनरली होता है कि जब भी हम इकोनॉमिक स्लो डाउन में जाते हैं, लो जीडीपी ग्रोथ रेट पे जाते हैं, तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। बट ओवरऑल समिंग अप इन तमाम चीज़ों का जो बेनिफिट है, वो सिर्फ़ हमें एक सूरत में मिलेगा अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोएक्टिवली एंगेज करता है मार्केट के साथ फॉर ए वेरी क्लियर मैसेजिंग कि एक्सचेंज रेट क्यों कर रहा है डेप्रिशिएट और हमारे पास उसकी क्या कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। तो 3 बुनियादी बातें डॉक्टर साजिद अमीन ने की हैं। एक तो स्टेट बैंक प्रोएक्टिव और कम्युनिकेशंस के, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में एज ए साइंस बताया जाता है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी बन जाती है, वो बड़ा अहम, एक नंबर 1। दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और तीसरा ग्लोबल हालात। बड़ी डिसमल पोजीशन है अगर इसको मैं सम अप करूं, क्योंकि टेक्निकल साइड के ऊपर जो सोल्यूशन है वो सिर्फ कम्युनिकेशंस तक अब रह गए हैं, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो तो हमें पता ही है कि मुश्किल है।